बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्टाफिंग बाय हनीमैन और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की वो थी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो अब देखते हैं कि स्ट्रैटेजी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। जो हमारी रिक्रूटमेंट प्लानिंग स्टेज थी उसमें इनिशियल इश्यूज़ को हमने देख लिया जो कि ऑर्गेनाइजिंग नेचर के थे और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के थे। सो अब हम एचआर स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। सो अब स्ट्रैटेजी के हवाले से कुछ जो इश्यूज़ हमें फेस करने हैं उसमें पहला एक मेजर इशू जो है दैट इज़ open recruitment versus targeted recruitment. So we have to understand what is open recruitment and what is targeted recruitment. So इसको understand करने की कोशिश करते हैं. What is open recruitment approach? Generally एक organization जब openly एड्रेस करती है कि एनीवन कैन अप्लाई, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की है। सो एनी इंडिविजुअल कैन अप्लाई विदाउट एनी टारगेटिंग बीइंग मेड कि स्पेसिफिकली किसी सेक्टर से लोग काम करना चाहें तो वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। So wide variety of potential applicants can apply for the post. So using an open recruitment approach, organization can use a wide net of identify potential applicants for specific job openings. So anyone can apply for a job opening and it is therefore seen as fair because there is equal opportunity. So ये एक बहुत बड़ा characteristic consider होता है open recruitment का कि equal opportunity is provided to everyone who qualifies for the said post. ये यूज़फुल इसलिए है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स आपको चाहिए होते हैं तो ओपन रिक्रूटमेंट में आपके पास वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना निस्बतन आसान हो जाता है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी इसके साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे पहली चीज़ क्या ड्रॉबैक में आ जाती है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, कि जब आपके पास ओपन रिक्रूटमेंट में ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं तो आपको ज़्यादा कैंडिडेट्स को रिव्यू करना पड़ेगा, उनकी एप्लीकेशंस को देखना पड़ेगा और एट टाइम्स जब ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही होती है तो चांसेस आर कि कई क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स जो हैं वो भी हमारी नज़र से मिस हो सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट ओपन रिक्रूटमेंट। और दूसरा हमारे पास जो आता है वो है टारगेटेड रिक्रूटमेंट। इस अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है सेगमेंट्स को। सेगमेंट किसको कहते हैं हम? हिस्से। अब इफ़ दिस इज़ द टोटल मार्केट जिस पे हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे थे, हमने क्या किया कि हमने इस मार्केट को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट एरियाज़ और हमने कहा कि जी ये वाली मार्केट जो है इसको हम टारगेट कर लेते हैं। या टारगेटिंग की बेसिस एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। चलें जी, ये 3 मार्केट्स हैं जिसको हमने टारगेट किया और यहाँ पे ही हम अपनी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे। ऑल अदर एरियाज़ आर डिनाइड। सो सेगमेंट्स इन द लेबर मार्केट कवर किए जाते हैं जहाँ पे आपके पास क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। ये किस लिए किया जाता है कि हम सर्टन करेक्टरिस्टिक्स के साथ लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। अब जैसे टारगेटिंग की बेसिस हैं वो क्या हो सकती हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम। पहली जो बेस हमें समझ आती है वो है जी की के एसईओ शॉर्टेजेस। की नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ एंड अदर करेक्टरिस्टिक शॉर्टेज, इसको हम बेस बनाते हैं। और गोल यहाँ का क्या होता है कि हम ऐसे एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करें जो कि स्पेसिफिक नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ रख रहे होते हैं और वो एरिया हम कंसिडर करते हैं जिसकी हमारे पास शॉर्टेज है। सो जो शॉर्टेज एरिया है ऑफ के एस उसी को टारगेट करके सिर्फ उसी कैटेगरी में लोगों को हम हायर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो एक टारगेटिंग की बेस हो सकती है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में गैप है। सो ओपन रिक्रूटमेंट से हम बियॉन्ड जाते हैं ताकि हम उस डाइवर्सिटी गैप को फिल कर सकें। डाइवर्सिटी क्या है? जब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं तो वो डाइवर्सिटी कहलाती है। अब हमारे पास डाइवर्सिटी में गैप है, मींस वी डोंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, तो हम ओपन रिक्रूटमेंट की बजाय टारगेटेड रिक्रूटमेंट करते हैं डाइवर्सिटी के ऊपर ताकि हम कुछ डाइवर्स ग्रुप्स को टारगेट कर सकें और स्पेशल एफर्ट्स की जाती हैं उन लोगों को एक्वायर करने के लिए। देन हमारे पास आ जाते हैं टारगेटिंग बेस्ड अपॉन पैसिव जॉब सीकर और नॉन कैंडिडेट्स। एक्टिव जॉब सीकर हम उसको कहते हैं जो कि विलिंग है और वो एप्लीकेशंस फॉरवर्ड करता है ताकि उसको कोई जॉब मिल सके। पैसिव जॉब सीकर्स वो होते हैं जो कि जॉब
नहीं ढूंढ रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, बट यू वांट टू टारगेट दोज पीपल्स हु आर नॉट सर्चिंग फॉर अ जॉब, या नॉन कैंडिडेट्स भी इसको कहा जाता है। सो एक्सीलेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको इस तरह के जो मार्केट है वहाँ से मिल सकते हैं, जैसे कैन बी फाउंड इन ट्रेलिंग स्पाउसेस और अदर ड्यूल करियर कपल्स। ड्यूल करियर कपल्स हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारे पास दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आ वर्किंग वंस। सो पैसिव जॉब सीकर्स को टारगेट करके हम अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। देन फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल्स हो सकते हैं, ये नाम से ही क्लियर है, वो लोग जो कि नए नए रिटायर हुए होते हैं, बिकॉज आर्मी में रिटायरमेंट एज भी निस्बतन कम होती है, तो की कॉम्पिटेंसीज लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ हम फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल्स को भी एक्वायर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिस्करेज्ड, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड, होम मेकर्स, वेलफेयर रेसिपिएंट्स, टीनेजर्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ऐसे लोगों को हम एट टाइम टारगेटिंग की बेस बना सकते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं जी रिवॉर्ड सीकर्स, वो लोग जो कि अट्रैक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन से। हमने लास्ट लेक्चर्स में वैल्यू प्रोपोजिशंस के हवाले से भी बात की थी। अब ये वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कि एक एम्प्लॉई अपने माइंड में क्या बेनिफिट्स रखे हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस अगर ये देती हैं तो दे आर इनफ पेड, यानी इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड बेनिफिट्स एंड फ्रेंच बेनिफिट्स, ऑल दीज थिंग्स जो कि एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहा होता है किसी भी जॉब से, वो उसकी एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनती है। सो इसमें फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकती है, एंड सो मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम उन रिवॉर्ड सीकर्स को टारगेट करते हैं, एंड गिविंग देम दोज रिवॉर्ड्स विल सेटिस्फाई देम, और अल्टीमेटली आप ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो प्रोडक्टिविटी उनसे डिमांड कर रहे होते हो आपको वो मिल जाती है। देन हमारे पास है जी फॉर्मर एम्प्लॉइज़, वो एम्प्लॉइज़ जो कि गुड ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, जब वो आपके पास काम कर रहे थे, सो आप उनको टारगेट कर लेते हो और उनको दोबारा से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश कर रहे होते हो। देन रिलक्टेंट एप्लीकेंट्स कैन बी अ बेस, जो इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट तो रखते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन बट आर कन्फ्लिक्टेड, तो उनको आप टारगेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कि जी ओपन वर्सेस टारगेट रिक्रूटमेंट का एक इशू है जिसको हमने रिजॉल्व करना है। सो इसके हवाले से आप चॉइस बना रहे हो, चॉइस बिटवीन ओपन एंड टारगेटेड रिक्रूटमेंट इन्फ्लुएंस करती है सारे रिक्रूटमेंट सोर्सेज को। सो हमारे लिए एट टाइम ये नेसेसरी नहीं होता कि हम एक स्ट्रैटेजी अपनाएं। ओपन अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं कुछ जॉब्स के लिए दैट आर नॉट कोर टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, और जो हाईली स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं जो नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ के हवाले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं, उनके लिए हम टारगेटिंग अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक हमारे पास एक टेबल सा बना आ रहा है जो हमें बताता है कि ओपन रिक्रूटमेंट और टारगेटेड रिक्रूटमेंट ये टेक्निक है क्या, इसको हम देख चुके हैं। इसको थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेंगे, किसके एडवांटेजेस क्या हैं और कौन सी टेक्निक किस वक्त बेहतर है। सो ओपन रिक्रूटमेंट हमने कहा एडवर्टाइजिंग करते हैं पोजीशन को विद द मैसेज अपीलिंग टू अ वाइड वैरायटी ऑफ जॉब सीकर्स। कई मीडियाज़ को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमारा मैसेज लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तक जा सकता है। एडवांटेज क्या है, ये इंश्योर करता है कि एक डाइवर्स सेट ऑफ एप्लीकेंट्स आर कॉन्टेक्टेड एंड कंसिडर्ड। दूसरी चीज़ है लो रिसोर्स एंड पर्सनल कॉस्ट पर एप्लीकेंट, क्योंकि आपका मैसेज ज़्यादा लोगों तक जाता है तो एवरेज पे कॉस्ट आपको कम पड़ती है। बेस्ट कब है, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड। जो पहली कंडीशन हमारे पास क्या हुई कि जब हमें ज़्यादा लोग चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। प्री एंट्री क्वालिफिकेशंस आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट। सो आपके लिए हायर करना इम्पॉर्टेंट है, हायरिंग से पहले जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब कंपैरिजन करते हैं टारगेटेड रिक्रूटमेंट का, फोकस करते हैं हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर और रिक्रूटमेंट एफर्ट के ऊपर, और ऐसा मैसेज क्रिएट करते हैं जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स को टारगेट कर रहा है। हमने सेगमेंटेशन की बेसिस अभी थोड़ी देर पहले देखी है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है, नैरो द पूल ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेंट्स। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसंट्रेट कर सकती है अपनी एफर्ट्स को मोस्ट क्वालिफाइड पर्सनल्स के।
फैसिलिटेट करता है एक मोर पर्सनल अप्रोच टू ईच एप्लीकेंट। और देन हमारे पास इसका जो एप्लीकेशन है बेस्ट किस सूरत में होती है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स स्पेसिफिक स्किल सेट्स दैट आर इन शॉर्ट सप्लाई। सो उसको हम हायर करने की कोशिश करते हैं। हाई लेवरेज पोजीशन जो कि हमारे पास टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं, मिडिल मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं, की पोस्ट, उसके लिए हम इस टारगेटेड अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला एक इशू हो गया जिसको हमने एड्रेस कर लिया। दूसरा इशू जो हमारे पास आता है वो है रिक्रूटमेंट सोर्सेज का, कि हम किन सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं एज रिक्रूटमेंट। हमारे पास वेरियस सोर्सेज हैं। ईच पॉसिबल जॉब एप्लीकेंट्स तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल होता है, बट जितना हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हमने पहुंचना है उन एप्लीकेंट्स तक जो जॉब को सर्च कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में जहां पे जॉब सीकर्स इकट्ठे होते हैं, तो ये भी सोर्स हो सकता है। रिक्रूटमेंट सोर्सेज और मेथड्स जो स्टाफिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये एक इंटरमीडिएरी बनते हैं बिटवीन द टू पार्टीज़। ये पार्टी कौन है? ये पार्टी पहला एप्लीकेंट है और दूसरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, तो दोनों के बीच में आपको नज़र आता है। रिक्रूटमेंट सोर्सेज को थोड़ा सा अभी देखने की कोशिश करते हैं। पहला है जी एप्लीकेंट इनिशिएटेड। जॉब एप्लीकेंट्स जो हैं फिजिकली वॉक इन टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई फॉर अ जॉब, जैसे हम वॉक इन इंटरव्यूज़ के ऊपर लोगों को बुलाते हैं। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स जो हैं वो भी आपके लिए एक सोर्स हो सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास बाय मेल कई एप्लीकेंट्स आते हैं जिसको आप फाइल करके रख लेते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। एट टाइम जो हमारे पास वेबसाइट्स यूज़ की जाती हैं आज की ऑर्गेनाइजेशन में, उसका डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में एक की रोल प्ले करता है। 7 फीचर्स उसने दिए हैं जी हाई इम्पैक्ट वेबसाइट्स के हवाले से। इसको हम थोड़ा सा नज़र में रखते हैं कि जिसको इजीली नेविगेट किया जा सके। जॉब कार्ट उसके ऊपर अवेलेबल हो। रिज्यूमे बिल्डर्स जो हैं वर एप्लीकेंट कैन ईजीली सबमिट देयर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, ऐसा हम फॉर्मेट दे रहे हों। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन्फॉर्मेशन हो, क्लियर ग्राफिक्स हो, पर्सनल सर्च इंजन्स अगर दे सकते हैं तो वो एप्लीकेंट्स को अप्लाई करता है कि वो अपना प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं। और सेल्फ असेसमेंट इन्वेंट्रीज भी हम कर सकते हैं उसमें ऐड टू हेल्प कि हम कॉलेज ग्रेजुएट्स को इन जॉब पाथ के ऊपर लेकर आएँ। फिर हमारे पास आ जाता है जी एम्प्लॉय रेफरल्स। ये एम्प्लॉय रेफरल्स क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो करंटली वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो रेफ़र कर सकते हैं किसी बंदे को जिसको वो जानते हैं कि वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करे। ये एक बोनस हो सकता है टाइम कि एम्प्लॉयज़ जो रेफ़र किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ से, वो अमूमन गुड परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स होते हैं जिसको आपके करंट एम्प्लॉयज़ पहले से जानते होते हैं। इसकी कॉस्ट भी कम है और टाइमिंग भी कम है हायरिंग का, और अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है कि आप एक बॉन्ड स्ट्रेंथन कर सकते हैं विद द करंट एम्प्लॉयज़। और इंडिविजुअल हायर्ड थ्रू रेफरल्स आर लेस लाइकली टू लीव, क्योंकि वो रेफरेंस बेस्ड बने हुए होते हैं। फिर हमारे पास अगला सोर्स आ जाता है कि हम एम्प्लॉय नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। ये नेटवर्क्स 2 किस्म के होते हैं। ये इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल नेटवर्क्स और फॉर्मल नेटवर्क्स। इनफॉर्मल नेटवर्क्स फ्रेंडशिप बेसिस के ऊपर हो सकते हैं, और फॉर्मल नेटवर्क्स जो कुछ यूनियंस हैं या ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप्स हैं उसके थ्रू ये बनी हो सकती हैं। जो फॉर्मल नेटवर्क्स हैं ये एक्टिव डेटाबेस ऑफ प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स रखते हैं, और ये सोशल नेटवर्क्स भी हो सकते हैं जहाँ पे कनेक्शंस बनाए जाते हैं लाइक वेबसाइट्स के थ्रू। जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ी जो एग्जांपल है वो लिंक्डइन की बनती है। ये एक फॉर्मल नेटवर्क है ऑफ सम प्रोफेशनल्स जहाँ पे कोई भी अपना अकाउंट बना के अपने जो भी क्रेडेंशियल्स है वो शो कर सकता है। करंट एम्प्लॉयज़ को भी यूज़ किया जा सकता है एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट जॉब कैंडिडेट्स। एक बहुत बड़ा सोर्स जो हमारे पास बनता है वो है एडवर्टाइजिंग का।
कि हम जॉब एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय प्लेसिंग एन एडवर्टाइजमेंट। अब ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी हो सकती है, इंटरनेट पे भी हो सकती है, टेलीविज़न पे या रेडियो के ऊपर भी हो सकती है, या हमारे पास ये मैगज़ीन्स भी हो सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग की जॉब है तो इंजीनियरिंग मैगज़ीन्स में हमने इसको दे दिया, बिकॉज़ वो कौन रीड आउट करता है, मोस्टली इंजीनियर्स करते हैं। सो ये कॉस्टली मेथड है, ठीक है, और इसको मॉनिटर किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लार्ज स्केल के ऊपर कोई अपनी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स एज वेल। देन हमारे पास है जी एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स। एम्प्लॉयर्स जो है वो एट टाइम एक फ़ी पे करते हैं वेबसाइट एडवर्टाइजिंग्स की और सर्विसेज की। वीडियो एडवर्टाइजिंग हो सकती है, प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशंस हो सकते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग हो सकती है। सो जॉब सीकर्स जो हैं वो अपना रिज्यूमे एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स के ऊपर दे सकते हैं और वहाँ से एक मैच क्रिएट किया जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस और कैंडिडेट्स आपस में अगर सूटेबल हैं तो वो मिल सकते हैं। फिर है पोस्टिंग जॉब्स ऑन जनरल एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स। जनरल एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स हैं वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग के ऊपर बेस नहीं कर रही होती, वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ऑफ़र करती हैं कि आप क्रिएट भी कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं जॉब रिक्विजिशंस को ऑनलाइन। सो आपने एक रिक्विजिशन दे दी कि हमें इस किस्म के लोग चाहिए हैं, रिक्रूटमेंट टास्क बना सकते हैं, ओपन पोजीशंस का एक ट्रैक रख सकते हैं कैंडिडेट्स के हवाले से, और रिक्रूटमेंट के मैट्रिक्स बना सकते हैं, टाइम टू टाइम हायरिंग कर सकते हैं। सो ये आपके पास पोस्टिंग ऑफ जॉब ऑन जनरल एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट आपको सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। ये इसके बाद फर्दर ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हमारे सारे बन जाते हैं। पोस्टिंग ऑफ जॉब्स ऑन निश एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट। निश हम कह रहे हैं टारगेट के बीच में एक टारगेट करना। निश एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स जो हैं वो जनरल एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट से थोड़ी सी डिफ़र करती हैं कि जो स्पेशलाइज्ड आपको सर्विसेज दे रही होती हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। सो जैसे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, कुछ ऑक्यूपेशन को कर लिया, लोकेशन या रीजन को टारगेट कर लिया, या डेमोग्राफिक ग्रुप्स को टारगेट कर लिया। वेब बेस्ड डेटाबेस को डाटा माइनिंग भी हम इसको कहते हैं कि आप जो है एप्लीकेंट्स अपने रिज्यूमे से ऑनलाइन सबमिट कर लेते हैं और एट टाइम वो एम्प्लॉयर्स को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। देन दे इफ़ दे मीट द क्राइटेरिया, एम्प्लॉयर अगर वो जो चाह रहा होता है तो फिर हम उनको इंटरव्यूज़ और सारे प्रोसेस में लेकर जा सकते हैं। सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं कि वेबसाइट्स की क्या है। वेबसाइट रिक्रूटमेंट जो है आप अगर देखें तो प्रेजेंट टाइम में इट हैज़ बिन मोर एंड मोर यूज्ड और मोर क्विक मेथड आज के सोशल मीडिया के दौर में आपको ये बनता हुआ दिखाई देता है। इम्पॉर्टेंट है जब लार्ज नंबर ऑफ़ पोजीशंस को आपने फिल करना हो, लेबर मार्केट चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और जब आप क्वालिफिकेशन चाह रहे होते हैं यूनिक करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो भी आपके लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है। और इसके अलावा जी वेब रिक्रूटमेंट आपको प्रोवाइड करती है फ्री एक्सेस टू द कैंडिडेट्स और कॉस्ट एडवांटेज और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी इसके साथ ऐड है। एक और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के बाद हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स जो कंसिडर होता है न्यू हायर्स का, वो है कॉलेज एंड प्लेसमेंट ऑफिसेस। इसको हम कह सकते हैं जी जैसे स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सो कॉलेजेस एक बहुत बड़ा सोर्स हैं जहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपनी डिग्रीज़ को कंप्लीट करते हैं और वो प्रोफेशनल पोजीशंस में जा सकते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स प्लेसमेंट ऑफिस भी रखते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि देयर इज़ अ गुड मैच बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। सो इंटरेस्ट के मुताबिक वो जॉब प्लेस करने की कोशिश करते हैं। इसके हवाले से अगर हम और बात करना चाहें तो हमारे पास मुख्तलिफ चॉइसेस आ जाती हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसिडर हमारे पास क्या हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट एक्सपीरियंस क्या था। सो जब हमने जिस ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को यूज़ किया, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा गया, क्वालिटी ऑफ हायरिंग क्या थी, ऑफ़र एक्सेप्टेंस कितनी ज़्यादा थी, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग इन दैट एरिया जहाँ पे जॉब एग्जिस्ट कर रही है वो उस इंस्टीट्यूशन का कैसा था। देन रैंकिंग ऑफ स्कूल। रैंकिंग ऑफ स्कूल
रिगार्डिंग क्वालिटी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक क्या क्वालिटी पर्सनल्स वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। जैसे हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे प्रेफर IBA और लम्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट पर्सनल्स। जैसे बैंकिंग सेक्टर उसको बहुत करता है, सेल्स जो हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उसको प्रेफर करती हैं। और देन असेसिंग द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एट अ पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, कि इंस्टीट्यूशन कितनी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपकी एट टाइम कॉस्ट कम हो सकती हैं बिकॉज ये बेनिफिशियल होता है स्कूल्स के लिए भी कि अगर उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब में प्लेस होते हैं। देन हमारे पास एक और सोर्स बनता है, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज वो इदारे हैं जो कि प्रोफेशनली सपोर्ट करते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। सो दे आर अ ब्रिज बिटवीन द रिक्रूटर्स एंड द कैंडिडेट्स। सो प्रेजेंट एप्लीकेंट्स जो हैं टू द एम्प्लॉय जब जा रहे होते हैं तो उसमें एक फ़ी कंसिडर की जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को भी पे करनी पड़ती है, और कैंडिडेट्स इफ़ दे गेट अ जॉब तो वो भी उस फीस का शेयर पे कर रहे होते हैं। सो सक्सेसफुल प्लेसमेंट के ऊपर ये फ़ीस जो सी है वो आपको लागू होती हुई नज़र आती है। देन हमारे पास है जी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ की ही एक फॉर्म आती है, इसको हम कहते हैं एग्जेक्टिव सर्च फॉर्म्स, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज़ नेम्ड एज हेड हंटिंग फॉर्म्स। हेड हंटिंग क्यों कहा जा रहा है इसको, कि ये सर नहीं उतारते, ये बेसिकली जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होती हैं या हायर मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं यानी एग्जीक्यूटिव्स की, उसके लिए सर्चिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हायर लेवल प्रोफेशनल पोजीशंस के लिए। सो सैलरीज हमारे लिए यहाँ पे इस तरह से मैटर नहीं करती। ये कांटेक्ट करते हैं, स्क्रीन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं रिज्यूमे to the employers of the prospective candidates, और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी। सो ये जो अब ट्रेंड है एग्जीक्यूटिव या हेड हंटिंग फर्म्स का, दैट हैज़ बिन इंक्रीजिंग फ्रॉम द पास्ट recent times as well. So this can prove to be a good source for the personnels एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इसके अलावा हमारे पास अगर बात करें तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस आ सकती हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड मीटिंग माइट बी अ गुड सोर्स जो कि हमारे लिए रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मैनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपस में मिलते हैं, दे परफॉर्म सर्टन मीटिंग्स अराउंड द कंट्री वंस इन अ ईयर और सो, और ये ग्रुप्स उनसे हैं एक प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं अपने मेंबर्स को। सो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, एट टाइम ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है, इसकी फ़ी भी ली जा सकती है, दिस डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसीज़ ऑफ द एसोसिएशंस। सो एक अच्छा सोर्स है कि रिप्रेजेंट किया जाता है एप्लीकेंट्स को विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। देन सोशल सर्विस एजेंसीज हो सकती हैं, जैसे आप इसको कह सकते हो कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस NGOs कहा जा सकता है, तो जिनका बेसिक काम ही सोशल सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फंडेड होती हैं और वो टैक्स भी अपना उस हिसाब से पे कर रही होती हैं, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो भी लोग जॉब्स में नहीं होते। सो इनका बेसिक एक्टिविटी क्या है, प्लेसमेंट को प्रोवाइड करना। ये बेसिकली लो लेवल और मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हो सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी आउट प्लेसमेंट सर्विसेज होती हैं कि जब कोई एक इंडिविजुअल ले ऑफ की तरफ जाता है या किसी भी रीज़न की वजह से, तो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी आउट प्लेसमेंट सर्विस जो है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू फाइंड अ जॉब समवेयर एल्स। सो ये जॉब सीकर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग की, ट्रेनिंग की और फैसिलिटेशन कि वो एक अच्छा पर्सन जॉब मैच में हो पाएँ। एक और मेथड हमारे पास जो आता है वो है जी जॉब फेयर। जॉब फेयर अमूमन होटल्स में किए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी किए जाते हैं, इसको जॉब मेले के नाम से भी बुलाया जा सकता है। सो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जॉब देना चाह रही होती हैं, दे आर इन सर्च ऑफ रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस, तो वो जॉब फेयर्स में शरीक होती हैं, और जो लोग अपनी
कंपनी इन लिए जॉब सीख कर रहे होते हैं वो इन फेयर्स का हिस्सा बनते हैं। और इस सारे प्रोसेस में एप्लीकेंट और जो जॉब देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ मैच क्रिएट कर सकती हैं। CVs कैन बी ड्रॉप्ड एंड देन पीपल कैन बी कॉन्टेक्टेड फॉर द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसके अलावा कोऑप्स एंड इंटर्नशिप्स आपके पास एक सोर्स हो सकता है कि जो इंटर्नीज़ आपके पास काम कर रहे हैं आप उन्हीं इंटर्नीज़ को अपने परमानेंट प्रोसेस का पार्ट बना सकें। सो ये हमारे पास आगे जी रिक्रूटमेंट सोर्सेज। सो अपने लेक्चर को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास जो इश्यूज़ आ सकते हैं एज अ होल किसी भी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हुए, जिसमें ओपन वर्सेस टारगेटेड रिक्रूटमेंट को हमने देखा और फिर हमने डिफरेंट रिक्रूटमेंट सोर्सेज को भी डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।